हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआरसी अल्टीग्रेट एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं कि मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूँ। तो जनरल स्टडीज़ में 3 दिन टॉपिक वाइज में आज हम साइंस टेक्नोलॉजी को अध्ययन करेंगे। जी हाँ, आप जानते हैं कि 3 दिन प्रैक्टिस होता है, 3 दिन जो है टॉपिक वाइज चलता है। तो कल हम लोगों ने बायोलॉजी को समाप्त कर दिया, यानी अभी तक टॉपिक वाइज में हमने जो है इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी समाप्त कर दिया है। अब हम आज साइंस टेक्नोलॉजी को भी समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम टॉपिक वाइज पूरे मैटर को बहुत जल्द जो है कवर करने वाले हैं। आप जानते हैं कि जो ये टॉपिक्स है जो आज हमने साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चुना है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इन टॉपिक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैं क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ, जो मैं बताता हूँ, उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर आप उनको नहीं लिखते हैं तो सब भूल जाता है। इसलिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ, आप लोगों के कहने पर इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस नंबर पर छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर 3 दिन प्रैक्टिस और उसके बाद 3 दिन जो है टॉपिक वाइज कराने के बाद संडे को टेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो टेस्ट के माध्यम से आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है और लगातार टेस्ट में हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं लगातार धमाल मचा रहे हैं। लास्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें 43 कैंडिडेट्स ने 100% स्कोर किया था। 97 95 वालों को तो हमने गिन ही नहीं रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी जुड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये है भैया, चंद्रयान-2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, निम्नलिखित में से क्या है, आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2000 यहाँ पर देखिए 23 का पूछा गया है। तो ये जो है क्वेश्चन बना था, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमने यहाँ पर शामिल किया है। जिसमें आप देखिए 10 पहियों वाला रोबोटिक वाहन, 8 पहियों वाला रोबोटिक वाहन, 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन, 4 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र आपको बताना है, सही विकल्प है आपका सी, यानी 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। ठीक है, तो ये जो है आप जानते हैं कि मिशन चंद्रयान-2 के तहत चंद्रयान के साथ लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान भी भेजा गया था। ठीक है, प्रज्ञान रोवर एक जो है 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन था, जिसका जो वजन लगभग 27 किलोग्राम था। कितना? 27 किलोग्राम। ठीक है, यह सौर ऊर्जा से चलित रोवर था जो कि 50 वाट इलेक्ट्रिक पावर का उत्पादन कर सकता था। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है भैया, चंद्रयान-2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन 2019 का है। जो क्वेश्चन आप जानते हैं कि हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करें जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, चंद्रयान-2 से तो ये संभव है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए इसको शामिल किया गया। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है, GSLV, MK3, M1। इसी तरीके से यहाँ पर देखो चारों विकल्प है, लेकिन इसमें जो सही विकल्प है वो यही है आपका पहला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 22 जुलाई 2019 को भारत के द्वितीय चंद्र मिशन चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, तो अब इसमें GSLV MK3 M1 द्वारा किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, परंतु लैंडर सफल नहीं हो सका था। ठीक है, हम सबको बहुत अच्छे से याद है। उसके बाद यह चंद्रयान-3 का अनुवर्ती या उत्तराधिकारी मिशन माना जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, इसरो का 100वां स्पेस मिशन कहाँ से सितंबर 2012 में जो है छोड़ा गया था। देखो, आपके इस टेक्नोलॉजी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको शामिल किया, जिससे कि आपको ये स्पष्ट हो सके कि आप कहीं से भी इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि आपके जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस के हैं उन सब को हम यहाँ पर PYQs के माध्यम
माध्यम से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं लोक सेवा आयोग के, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लोग इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला विकल्प है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, महेंद्रगिरी तमिलनाडु से, और तुम्बा तिरुवनंतपुरम केरल से, बंगलुरु कर्नाटक से। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है मित्र। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, यानी श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश। अभी इससे पहले जो है हमने इसके बारे में जिक्र किया। तो इसरो का 100वां स्पेस मिशन सितंबर 2012 में कहाँ से छोड़ा गया था, जो है श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब बात करें अगर हम 9 सितंबर को ये जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसमें स्पॉट 6 उपग्रह 712 किलो का व्योम प्रियोरिटी उपग्रह 15 किलोग्राम भेजे गए हैं। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है, अगर हम बात करें इनकॉस्पर की स्थापना की, तो 1962 में हुई थी। इसरो की स्थापना की हम बात करें तो ये 1969 में हुआ था। कब? 1969 में। ठीक है, वर्तमान में इसरो अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायणन हैं। कौन है? बी नारायणन। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को हाइप ना किया हो तो जरूर कर लीजिए मित्र, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो यहाँ पर देखिए SLV-3 पहला विकल्प है, दूसरा है RS-D1, IRS-1D, INSAT-2D, जिसे हम इनसैट 2D के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपको बताना है सही विकल्प क्या है, मतलब क्या पूछा जा रहा है, कौन सा अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है ये SLV-3। ठीक है, SLV-3 जो है रोहिणी इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की एक श्रृंखला है। ठीक है, रोहिणी श्रृंखला के अंतर्गत इसरो द्वारा 4 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जा चुका है। अगर हम बात करें RS-D1 की, तो उपग्रह का प्रक्षेपण इस उपग्रह का प्रक्षेपण जो है 1981 में। कब? 1981 में। ठीक है, अगर हम बात करें IRD-1D का, तो इसका प्रक्षेपण 1997 में, 1997 में। ठीक है, अगर हम बात करें इनसैट 2D का इसका, ठीक है, तो इसका प्रक्षेपण भी 1997 में किया गया। ठीक है, और SLV जो है ये भाई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बल्कि यह भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। भारत का पहला प्रायोगिक प्रक्षेपण यान SLV-3 जो कि 1979 में असफल रहा। उसके बाद 18 जुलाई 1980 को प्रथम सफलतापूर्वक प्रक्षेपण यान लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान दिया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो भैया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने, इसका देखो फुल फॉर्म भी यही है, कभी कभी यह भी क्वेश्चन बन जाता है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इंडियन जो है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे जो है अपने मंत्रालय का नाम जो है MOM रखा, जिसका तात्पर्य क्या है, मतलब MOM का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका क्या मतलब है? मंगल ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मॉड्यूल, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगल ऑर्बिटर मिशन। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है मित्र। सही विकल्प है आपका सी, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो MOM मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कि प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को हुआ था भारत में। ठीक है, मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश है। भारत जो है मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश है। पहले ही प्रयास में सफल पाने वाला दुनिया का पहला देश है। कौन? हमारा देश भारत महान। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प क्या रहा? तीसरा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो भैया, यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा। तो सही विकल्प क्या है आपको बताना है। यहाँ पर मित्र सही विकल्प है आपका ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। ध्यान से समझिएगा मित्र, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको रेगुलर बेस पर आप जो है सॉल्व किया करें, कल पर बिल्कुल भी मत टालें। अगर कल पर आपने टाला तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रेगुलर बेस पर जो है वीडियो को देखिए, PDF ग्रुप ना ज्वाइन किया हो तो कर लीजिए, प्रैक्टिस दीजिए, रिविजन करिए, एग्जाम की तैयारी धनाधन करिए। बहुत समय बाद ये अवसर मिला है तो ये अवसर बेकार जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है भैया क्या हमने देखा? डॉपलर प्रभाव द्वारा। ध्यान समझिएगा, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से डॉपलर प्रभाव से ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए डॉपलर कर्व का प्रयोग किया जाता है। डॉपलर शिफ्ट जो है उपग्रह को ट्रैक करने की एक तकनीक है
जिसमें उपग्रह एवं भेजने वाले केंद्र के मध्य संपर्क को विनियमित किया जाता है। यह कर्व समय एवं आवृत्ति के मध्य बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्न में से कौन भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है? आपको बताना है भैया, निम्न में से कौन ऐसा है जो है भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है? आकाश, तेजस, विक्रांत, अर्जुन। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया बी, यानी तेजस। बात हो रही है तेजस की। भारत में निर्मित तेजस जो है चौथी पीढ़ी का सुपरसोनिक और हल्का लड़ाऊ विमान है। देशज तकनीक से यह विकसित किया गया है। ठीक है, इसका नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा नामकरण किया गया था? 2000 जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब के द्वारा। और इसने पहली उड़ान जो भरी थी 4 जनवरी 2001 को। ठीक है, वायुसेना को सौंपा गया। कब? ये जो है वायुसेना को जुलाई 2015 में सौंप दिया गया। कहीं कहीं पर 2016 भी दिखता है, लेकिन 2015 ही सही है। ठीक है, भारत ने मलेशिया को 18 CLA तेजस बेचने का प्रस्ताव किया है। तेजस के जो प्रकार हैं अगर हम बात करें उस पर, तो तेजस ट्रेनर, LCA नेवी, LCA तेजस नेवी, MK2, LCA तेजस MK1A। ठीक है, अगर हम बात करें वायुसेना प्रमुख की, तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। इक्वाडोर ऐसा पहला देश था जिससे भारत ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भेजने का समझौता किया था। इसी कड़ी में दूसरा कौन देश बना? ठीक है, तो चिली, फिजी, मॉरिशस, नेपाल। आपको बताना है सही विकल्प क्या है मित्र? तो सही विकल्प है यहाँ पर सी, यानी मॉरिशस। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टरों का निर्यात अब मॉरिशस को भी किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कब का है भैया? ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका 2008 का पूछा गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अगर बात करें इससे पूर्व इन हेलीकॉप्टरों का निर्यात इक्वाडोर को किया गया था। ठीक है, तो ये जब का क्वेश्चन है उसके परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो भैया, जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? किसका? शाकनाशक का। सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है आपका ए। क्या है यहाँ पर? सोडियम क्लोरेट। ठीक है, सोडियम क्लोरेट एक शाकनाशक यानी हर्बिसाइड है। शाकनाशकों का प्रयोग ऐसे पौधों के लिए किया जाता है जो बिना चाहे खेत में फसल के साथ उगते हैं। ठीक है, शाकनाशक। अब यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टिड का, प्लास्टिस्म का, माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम का। तो सही विकल्प क्या है? आपको बताना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है प्रयोग किया जाता है प्लास्मिड का। किसका? प्लास्मिड का। ठीक है, ये भी विकल्प आपका सही है। जैव प्रौद्योगिकी में वांछित जीवों के स्थानांतरण के लिए जो है प्लास्मिडों का वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडान है कौन? जो है AUG, GUA, GCA, CCA। आपको बताना है सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है मित्र यहाँ पर AUG। इसको अगस्त मत मानिएगा। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडान AUG है। ठीक है, यह जो है मेथियोनीन को कोड करता है। किसको कोड करता है? मेथियोनीन को। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को, 2 दिसंबर को, 5 जून को, 24 अक्टूबर को। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है आपका बी, 2 दिसंबर को। क्या विकल्प सही है? 2 दिसंबर को। देखिए, क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पर देखें, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं इनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से आपकी तैयारी का ही द्योतक है। अब संगणक साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि अन्य दिवस जैसे अगर हम बात करें 16 अगस्त को तो ये है पांडिचेरी विलय दिवस। ठीक है, अगर हम बात करें 5 जून को तो यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें 24 अक्टूबर की तो ये विश्व पोलियो दिवस या संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। वाईमैक्स निम्न में से किससे संबंधित है? बायोटेक्नोलॉजी से, स्पेस टेक्नोलॉजी से, मिसाइल टेक्नोलॉजी से, संचार टेक्नोलॉजी से। तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर डी, संचार टेक्नोलॉजी। ठीक है, वाईमैक्स संचार तकनीक से संबंधित है। वाईमैक्स
तकनीक एक वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रौद्योगिकी है जो कि एक विस्तृत क्षेत्र पर उच्च गति डेटा प्रदान करने वाले मानक पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आईएसआई से अभिप्राय, देखो बात हो रही आईएसआई से अभिप्राय। ठीक है, इंटर स्टेट इंटेलिजेंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल सर्विसेज इंटेलिजेंट इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो आपको बताना है आईएसआई का फुल फॉर्म क्या है भैया। आप जानते हैं आईएसआई किससे संबंधित है, पाकिस्तान से। तो यहाँ पर है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। क्या विकल्प सही है, इंटर सर्विसेज जो है इंटेलिजेंस। और ये जो है पाकिस्तान की गुप्तचर सेवा है जिसको जो है 1950 में पूर्ण पाकिस्तान की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो एसटीडी से अभिप्राय है क्या, आपको बताना है। एसटीडी का फुल फॉर्म आपको बताना है। देखो यहाँ पर स्टेट ट्रंक डायलिंग, सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग और स्टेट टेलीफोन डायलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सब सही विकल्प है आपका सी, यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, एसटीडी यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें आईएसडी का तो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग हो जाता है आईएसडी में। ठीक है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग का संक्षिप्त रूप है आईएसडी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है रियल टाइम शेयरिंग कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, तार्किक प्रणाली, भौतिक प्रणाली, जो है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया सी, यानी ए एवं बी दोनों, तार्किक प्रणाली यानी भौतिक प्रणाली। रियल टाइम शेयरिंग कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, तार्किक प्रणाली और भौतिक प्रणाली दोनों। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग तार्किक प्रणाली यानी लॉजिकल और भौतिक प्रणाली यानी फिजिकल सिस्टम दोनों में किया जाता है। सीपीयू जो है स्विच द्वारा कई कार्य करता है, इससे उपयोगकर्ता प्रत्येक प्रोग्राम के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है क्या, हार्डवेयर है, सिस्टम ऑपरेटर है, ठीक है, और नेटवर्क डिवाइस है कि फर्मवेयर है। आपको बताना है सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर जो बी, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसे छोटे रूप में ओएस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओएस। ठीक है, यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा यूजर्स के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है C++ में कौन सा ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर है, लॉजिकल, कंडीशनल, असाइनमेंट, रिलेशन। ठीक है, रिलेशनल। यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है बी, कंडीशनल। क्या विकल्प सही है, कंडीशनल। टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है जिसे 3 एक्सप्रेशन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। उपभोक्ता के द्वारा किसी वेब पृष्ठ को वेबसाइट पर देखने के लिए इसका पता यहाँ इंटर करना पड़ता है, कहाँ इंटर करना पड़ता है आपको बताना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म URL। ठीक है, तो आपको बताना है ईमेल पते पर, डाकी पते पर, MAC पते पर। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है मित्र। यहाँ पर सही विकल्प है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL एक विशिष्ट पहचान करता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी संसाधन यानी रिसोर्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे वेब पेज। अगर हम बात करें जो है आगे तो इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, URL में एक प्रोटोकॉल और डोमेन नेम, फाइल नेम, डायरेक्टरी सहित कई भाग होते हैं। किसी भी वेबसाइट के वेब पेज को देखने के लिए उसका URL वेब ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में इंटर करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भैया निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस का उदाहरण है, आपको बताना है ये 4 विकल्पों में कौन ऐसा है जो डाटाबेस का उदाहरण नहीं है। तो MS एक्सेस और आरक्यूल और PL जो है SQL और MS एक्सेल। यहाँ पर एक्सेस है, यहाँ पर एक्सेल है। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है, MS एक्सेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर देखो। तो
जो है अगर हम बात करें डेटाबेस एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि जो लावास्थित सूचनाओं को स्टोर करता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं क्या? मल्टी यूजर कंप्यूटिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है मित्र। सही विकल्प है यहाँ पर डी यानी मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। ठीक है, टाइम शेयरिंग एक तकनीक है। अगर हम बात करें टाइम शेयरिंग की तो यह एक तकनीक है जिसकी सहायता से कई लोग अलग टर्मिनल पर बैठकर समान सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मल्टी प्रोग्रामिंग का तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जाता है इसके द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अपने ही बोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? देखो यहाँ पर तो ये है VCA पोर्ट और इथरनेट पोर्ट, USB पोर्ट, सेंट्रिपो पोर्ट। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है सी यानी USB पोर्ट। क्या? USB पोर्ट। ठीक है, किस जो है यहाँ पर देखिए ध्यान से, कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के USB पोर्ट पर लगाया जाता है। ठीक है, और USB जो है यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है विभिन्न यंत्रों को कंप्यूटर में से जोड़ने की व्यवस्था है। ठीक है, USB क्या है? विभिन्न यंत्रों को कंप्यूटर से जोड़ने की व्यवस्था है जिसे इंटेल और अन्य कंपनियों ने मिलकर निर्मित किया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, 1 किलोबाइट तुल्य है किसके? 1000 बाइट, 1008 बाइट, 1111 बाइट, 1024 बाइट। आपको बताना है कि ये इसमें सही विकल्प क्या है। तो सब जानते हैं 1024 बाइट, दिन भर यही खत्म करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कंप्यूटर के विषय में 0 से 1 को बाइनरी संख्या कहा जाता है। ठीक है, इन्हें संक्षेप में बिट्स कहा जाता है और 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है और 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होते हैं। अगर हम बात करें MB की तो 1 MB बराबर 1024 किलो बाइट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने NAND गेट की आवश्यकता होती है? 4, 3, 2, 5। तो सही विकल्प क्या है मित्र? आपको बताना है सही विकल्प है ए यानी 4। ठीक है, XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम जो है 4 NAND गेट की आवश्यकता होती है और NAND गेट NAND तथा NOR गेट यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं क्योंकि एक किसी भी प्रकार के कंप्यूटर परिपथ के निर्माण में सक्षम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए उपयुक्त करते हैं वह कौन है? लॉगिन, पासवर्ड, फिंगर, आर्ची। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है मित्र इसका सी यानी फिंगर। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी की फिंगर शब्दावली से उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, स्काई डाइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? ठीक है, वोडाफोन, BSNL, माइक्रोसॉफ्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके मुख्य कार्यकारी जो है सत्या नडेला हैं। जो है स्काई डाइव अगर माइक्रोसॉफ्ट की ही क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पर है डाई रंग लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइमर लेजर, गैस लेजर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है आपका बी सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक है, सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग लेजर प्रिंटर एवं CD या DVD में होता है। ठीक है, और एक्साइमर लेजर का प्रयोग अगर हम बात करें एक्साइमर लेजर का तो इसका प्रयोग आँख की शल्य चिकित्सा में होता है। किसमें? आँख की शल्य चिकित्सा में। अगर डाई लेजर की हम बात करें तो इसका प्रयोग जो है खगोलीय क्षेत्र में होता है और गैस लेजर इसका प्रयोग होलोग्राम बनाने में किया जाता है। यहाँ पर जो आंसर सही है वो है बी, लेकिन आयोग ने इस आंसर को गैस लेजर माना था। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर, प्रकाशीय तंत्र, समेकित
परिपथ। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी, समेकित परिपथ। ठीक है, समेकित परिपथ तीसरी पीढ़ी के संगठक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। ठीक है, यह सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 1958 में इसके आविष्कार के बाद कंप्यूटरों में यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, जिसके कारण ही आधुनिक कंप्यूटरों में लघु रूपकरण संभव यानी छोटा बनाया जाना संभव हो सका। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा मालवेयर का प्रकार है? कैटरपिलर, वार्म्स और लायंस, हॉर्सेस। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है, वार्म्स। ठीक है, वार्म्स एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर स्वयं की जो है प्रतियां फैलाता है। ठीक है, यहाँ मालवेयर एक देशपूर्ण यानी मैलिशियस प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना किसी तीसरे पक्ष यानी हैकर के लाभ के लिए कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। मालवेयर के कई प्रकार हैं, कंप्यूटर वायरस, वार्म्स यानी और उसके बाद ट्रांजन हॉर्स और स्पाईवेयर। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया यहाँ पर है कुकीज कहाँ स्टोर होती है? ठीक है, तो सर्वर पर, क्लाइंट पर, सुपर कंप्यूटर पर, नेटवर्क पर। आपको बताना है सही विकल्प क्या है मित्र। सही विकल्प है आपका बी, क्लाइंट पर। ठीक है, तो कुकीज जो है डेटा का एक पैकेज है जो कंप्यूटर पर वेबसाइट को अपनी यूजर विजिट और गतिविधियों पर नज़र रखता है। ठीक है, लॉगिन जानकारी रिकॉर्ड करना, पासवर्ड को स्टोर करना, शॉपिंग कार्ड जो है सर्च इतिहास को मतलब सर्च हिस्ट्री जो होती है उसको स्टोर रखना, यह डेटा उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर सेव होता है। इस तरीके से यहाँ पर आपकी 30 क्वेश्चन की ये प्रैक्टिस है वो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आप अगर अभी तक वीडियोज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ना किए हों तो उसको ज़रूर कर लें। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ